करंट अफेयर्स 22, 23, 24 मार्च की घटनाओं में आपका स्वागत है। स्टडी विद शरण आईएएस की डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपके सामने उन्हीं घटनाओं को रखा जाता है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आज स्टैटिक जीएस के अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजनाओं को लेंगे। हम जानते हैं कि नीति आयोग लागू हो चुका है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित उनके कार्य कब वो लागू की गई हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इसको लेकर के लगातार प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसलिए इनको एक रिवीजन यहाँ भी जरूरी है। स्टैटिक जीएस के अंतर्गत हम पंचवर्षीय योजना को लिए हैं और पहली जो घटना हम लिए हैं वो है, हम जानते हैं देवस्थल में 2022 से ही एक दूरबीन कार्यरत है। उसका विधिवत उद्घाटन 21 मार्च को किया गया। कब किया गया? 21 मार्च को। एक बार एक समरी इसकी देख लेते हैं। ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है LMT 4 मीटर लंबी है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ये नैनीताल के पास देवस्थल में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? नैनीताल के पास देवस्थल में लगाया गया है। और इसमें जो शामिल देश हैं, बेल्जियम है, कनाडा है, पोलैंड है और उज्बेकिस्तान है। इसका विधिवत 21 मार्च को उद्घाटन हुआ है। देवस्थल नैनीताल में है। इससे जो हम देखते हैं इससे जो रिसर्च किया जाता है वो है सितारों का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष में जो मलबे हैं, हम उपग्रह आदि छोड़ते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उपग्रह छोड़ते हैं, वो जो टूट फूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उन मलबों का अध्ययन कहाँ कहाँ है, किसी उपग्रह से टकरा तो नहीं सकते, इसको देखा जाता है। इसके अलावा सितारों का अध्ययन, मलबों का अध्ययन, उपग्रहों का और अन्य बहुत सारी खगोलीय घटनाएं जो होती रहती हैं, इनका अध्ययन हम आसानी से यहाँ से देवस्थल से कर सकते हैं। देवस्थल जो LMT है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान के सहयोग से लगाई गई है। इसका विधिवत उद्घाटन 21 मार्च को किया गया। इसलिए एक बार रिवीजन जरूरी है, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न इससे आ सकता है। अगला है 6G। हम जानते हैं 5G लगभग बहुत सारे शहरों में, सैकड़ों शहरों में शुरू कर दिया गया है और सुचारू रूप से चल रहा है। अब 6G शोध एवं परीक्षण सुविधा टेस्ट बेड की शुरुआत की गई है। टेस्ट बेड मतलब होता है कि यहाँ पर आप नए इनोवेशन कर सकते हैं इस पर, और एक प्लेटफार्म है टेस्ट बेड। 6G शोध एवं परीक्षण सुविधा टेस्ट बेड की शुरुआत की गई है। ये एक प्लेटफार्म है जिस पर 6G परीक्षण से संबंधित इनोवेशन, अनुसंधान, रिसर्च जो भी है, ये सब इस प्लेटफार्म पर किया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन क्रांति में भारत इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें भारत से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत का दबदबा है पूरे विश्व में। तो इस क्षेत्र के लिए 5G के बाद 6G की 6 महीने के अंदर 6G का परीक्षण शोध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, इसका इन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही 6G परीक्षण सुविधा है, 6G का एक जो निदर्शन पुस्तिका होती है उसका भी इन्होंने उद्घाटन किया है। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन के बारे में देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के। इसका मुख्यालय हम जानते हैं जिनेवा में है। कहाँ पे है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। 6G शोध एवं परीक्षण की सुविधा का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने किया ही, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। और इसकी जो शुरुआत है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की जो शुरुआत हुई थी 1865 में हुई थी। आज 157 साल हो गया है और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोला गया है। इसके जो वर्तमान महासचिव हैं वो कौन है? डोरीन बोगडान मार्टिन। कौन है? डोरीन बोगडान मार्टिन। ये यूएसए के हैं, यूएसए की हैं, USA। कहाँ की हैं? यूएसए की हैं। ये 157 वर्षों के इतिहास में पहली महिला हैं जो ITU या अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की महासचिव बनी है। ये यूएसए की हैं और इसका मुख्यालय ITU का जिनेवा में, इसको ध्यान रखिएगा। और 6G शोध एवं परीक्षण सुविधा का उद्घाटन करने के साथ ही इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। अगला है भारत। एक रिपोर्ट आई है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एक जारी की गई है। भारत में पुरुष एवं महिलाएं
ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि महिलाओं संबंधित विधानसभा में हमारी महिलाएं कितनी हैं, या राज्यसभा सांसद के रूप में कितनी महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत हैं, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा, इससे प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए हमने इसको रखा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय ने भारत में पुरुष एवं महिला नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है कि पहली जो लोकसभा थी हमारी 1952 में जो स्थापित हुई थी, उसमें लड़ने वाली जो महिलाएं थी 45 थी। कितनी थी महिलाएं? 45 थी। उसमें जीती कितनी थी? 27, और कुल परसेंटेज बनता 60%। यानी पहली जो लोकसभा थी उसमें 60% महिलाएं जीत कर आई थी, कुल 27 महिलाएं जीती थी और 45 लड़ी थी। लेकिन 2019 में हम देखते हैं तो 726 महिलाएं, संख्या सक्रियता तो बढ़ी, 726 महिलाएं लड़ी थी चुनाव, इसमें 78 महिलाओं ने जीत हासिल की थी। ये कुल प्रतिशत बनता 10.7, यानी जितनी लड़ी हैं उसमें से 10.7% महिलाएं ही जीत पाई हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि लड़ने वाली महिलाएं बढ़ी, जीतने वाली महिलाएं बढ़ी, लेकिन परसेंटेज जो जीतने का परसेंटेज हो वो कम हुआ है। तो इस तरह से देखते हैं सक्रियता तो बढ़ी है, लेकिन भागीदारी अभी बहुत सीमित है। हर दल, जो दल ये कहते हैं कि 33% की हिस्सेदारी सब करते हैं, लेकिन 33% टिकट देने वाले कोई भी दल नहीं है जो 33% महिलाओं को टिकट दें। अब आते हैं कि महिला सांसद कितनी हैं। ये एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, 78 सांसद जो चुनी गई हैं 2019 की लोकसभा में, ये अब तक की संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है, संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है 78 सांसद। अब महिला सांसदों की स्थिति देखते हैं, स्टेट वाइज देखते हैं। महिला सांसद सबसे ज़्यादा किस स्टेट से आई हैं? तो उड़ीसा से 33% महिला सांसद हैं उड़ीसा से। उड़ीसा से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज उड़ीसा से ही है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से 27% महिला सांसद आई हैं, गुजरात से 23%। यानी टॉप 3 जो स्टेट हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात। अब विधानसभा पे एक नज़र डाल लेते हैं। विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं, अभी विधानसभा में जो परसेंटेज है, एवरेज प्रतिशत जो देश का है विधानसभा महिलाओं की संख्या के अनुसार, वो है 9%। यानी 9% ही महिलाएं कुल हैं विधानसभाओं में। इसमें सबसे ज़्यादा जो महिला हैं वो मिजोरम विधानसभा में कितनी है? 26%। कितनी है? 26% है। दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का है, इसमें 14% महिलाएं हैं। यूपी में भी बहुत पीछे तो नहीं है, लेकिन 12% महिलाएं हैं, लेकिन ये परसेंटेज ही कम है, तो क्या करेंगे? तो 12% महिलाएं यूपी में हैं विधानसभा में। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं में हमारी महिलाओं की भागीदारी बहुत है, 45.6%। 45.6%। इसका संभवतः कारण ये है कि यहाँ पर 33% पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण है। कितना है? 33% आरक्षण है, और यहाँ 45.6% यहाँ लिखा हुआ है, 45.6% पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी है। और इसका दूसरा कारण यह है कि अगर महिला प्रधान चुनी जाती हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं चुनी जाती हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व पति कर लेता है, या जो पुत्र कर लेता है, जो उनके घर में जो पुरुष सदस्य होता है वो कर लेता है। इसलिए लोगों को दिक्कत नहीं होती है, और महिला आसानी से लोग अपने कैंडिडेट्स खड़े कर देते हैं, और प्रधान मतलब ये पंचायत की जो उनकी सत्ता की जो एक कह सकते हैं भागीदारी है वो खुद निभाते हैं। तो ऐसी कड़ाई ना होने की वजह से ये परसेंटेज बढ़ा हुआ है। अगर इस तरह कड़ाई हो जाए कि महिलाएं ही टोटल भागीदारी या इनकी हो, तो हो सकता है कि इसमें परसेंटेज में इसमें भी कमी आ जाए, क्योंकि अभी लोगों की मानसिकता में ये चीज़ें अभी पूरी तरह से नहीं समाई हुई हैं कि महिला पुरुष की इक्वलिटी जो है, समानता जो है, पूरी तरह से अभी तक लोगों के जेहन में नहीं आई हुई है। स्टैटिक जीएस के अंतर्गत देख लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। इनका मेनली समय कभी कभी पूछ लिया जाता है, और इनका उद्देश्य पूछ लिया जाता है, इनका कौन सा क्या उद्देश्य था। तो इन दोनों चीज़ों को समाहित करते हुए मैंने 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में इसमें लिखा है। स्टैटिक जीएस प्रथम पंचवर्षीय योजना, हम जानते हैं कि भारत के पुनर्निर्माण में इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर कृषि का विकास ही प्रमुख उद्देश्य था इसका। और इसका समय जो था 1951 से 1956 तक, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो हुआ था प्रारंभ 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, हम जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
कृषि के बाद भारी उद्योगों के विकास के लिए तमाम सारे स्टील फैक्ट्रीज स्थापित हुई, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आज हम दिखाई देती हैं, तो उनका जो शिलान्यास हुआ वो इसी समय हुआ। तो भारी उद्योगों का विकास हुआ 1956 से 1961 इसका टाइम है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात आती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका समय है 1961 से 1966। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को लिया गया, क्योंकि 61 से 66 अभी देश अविकसित ही एक तरह से था, तो कृषि और उद्योग दोनों के विकास की बात की गई, ताकि विनिर्मित पदार्थों के, विनिर्मित वस्तुओं के निर्माण में भी भारत स्वावलंबी हो और कृषि में भी स्वावलंबी हो, क्योंकि अधिकतर अभी तक आयातित कृषि या खाद्य पदार्थों का भी आयात किया जाता था और विनिर्मित वस्तुओं का भी आयात अधिकतम किया जाता था। तो इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि एवं उद्योगों का विकास किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद 3 वार्षिक योजनाएं चली। हम जानते हैं कि 1961 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत की स्थिति खराब हुई, वित्तीय स्थिति खराब हुई और भारत को काफ़ी परेशानियों का सामना, वित्तीय और राजनीतिक तमाम सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा वैश्विक स्तर पर और आंतरिक स्तर पर। तो 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गईं और उसके बाद जब थोड़ी स्टेबिलिटी मिली तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली 1969 से 1974 तक। इसमें समानता लोगों के अंदर, चूँकि कृषि पर ध्यान दिया गया, उद्योग पर ध्यान दिया गया, दोनों को समेकित रूप से ध्यान दिया गया। अब लोगों की समानता, क्योंकि अब असमानता, गरीबी और अमीरी में असमानता बढ़ती जा रही थी, तो इस समानता को संभालने के लिए, इस समानता को लाने के लिए प्रयास किया गया। आज भी इस पर प्रयास किया जा रहा है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। इसमें गरीबी उन्मूलन, हमने कहा वहाँ समानता पर, यहाँ गरीबी उन्मूलन। समानता तभी आएगी जब गरीबी का उन्मूलन होगा। तो गरीबी उन्मूलन से गरीबी दूर करने के लिए जितनी सारी योजनाएं अधिकतम चली वो इसी दौरान चलाई गई। इसके बाद 1978 से 80 तक अनवरत योजना चली। अनवरत 80 के बाद 80 से 85 तक छठी योजना आई। इसमें इसका भी निर्धनता उन्मूलन ही था लक्ष्य अधिकतर। इसके बाद समावेशी विकास, निर्धनता उन्मूलन, इस तरह से था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 था 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें रोजगार, नए नए रोजगारों के सृजन का लक्ष्य रखा गया, ताकि समानता और गरीबी उन्मूलन दोनों का समान रूप से प्राप्त किया सके। इसके बाद वार्षिक योजनाएं चली 90 से 92 के बीच में वार्षिक योजना आई। और फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92-97। इसमें प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया गया। बाद में हमने देखा कि सर्वजन शिक्षा योजना जो है, सर्व शिक्षा योजना की शुरुआत हुई और पूरे प्राथमिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया। तो इसी योजना में शुरुआत हुई थी, इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 तक आई। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? 97 से 2002 तक। इसमें जनसंख्या रोक या जनसंख्या, हम जानते हैं कि बहुत तेज़ी से इधर जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत तेज़ी से बढ़ी, तो जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए तमाम सारे प्लान्स लाए गए, तमाम सारे प्रलोभन दिए गए। लेकिन आज भी, अब तो थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही धीरे धीरे, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि इतनी हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो है 10 साल 20 साल अभी लग जाएगा, उसके बाद एक स्थिरता प्राप्त करने के लिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब रही? 2002 से 2007 तक। इसमें भी असमानता कम करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रण वहाँ करने के बाद यहाँ असमानता कम करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इसमें पर्यावरण पर ध्यान दिया गया, थोड़ा पर्यावरण पे ध्यान दिया गया, चूँकि कि गरीबी उन्मूलन या इस तरह से विकास अंधाधुंध विकास चूँकि हो ही रहा है, तो इस दौरान पर्यावरण की बहुत ज़्यादा क्षति ना हो, इसलिए जो है इस पर तमाम सारे प्रयास किए गए, ट्राइब्यूनल बनाए गए। और जो ग्रीन ट्राइब्यूनल बना वो उसका निर्माण 2010 में किया गया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया और आज उसको सख्ती से लागू करने का भारत प्रयास कर रहा है। सोलर एक संघ बना है, उसका अध्यक्ष भारत, उसकी पहल भारत ने की जर्मनी के साथ मिलकर के। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास किए गए। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। इसमें भी समावेशी विकास के लिए प्रयास किया गया, हालांकि इसके बाद अब नीति आयोग लागू कर दिया गया है और विकास की जिम्मेदारी, उसके नए नए इनोवेशन की विकास की जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई है। इस तरह से ये क्लास आज डेली करंट अफेयर की समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने स्टडी विद शरण IAS को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।